तेरी सितमगरी। अभी अली के कलम से माहौस किस्त नंबर 14। इसको घर आए 3 घंटे हो गए थे। उसने अभी तक यूनिफॉर्म नहीं बदला था। बस परेशान सी बैठी अपनी अगली और पिछली जिंदगी का मवासना कर रही थी। जहाँ माँ बाप की मोहब्बत सोचकर इसके चेहरे पर हंसी आती, वहाँ रिश्तों की तलखियाँ इसको रुला देती थी। वो परेशान सी अपनी जिंदगी के बारे में सोचती रही। माँ बाप के मरने और उसकी जिंदगी में रोशनार के अलावा इसको ऐसी याद नहीं दिया था कि इसकी ज़िंदगी में कोई लम्हा अच्छा नहीं था। और निकाह के बाद जो दुःख उसे रोशनाल ने दिया, वो इसके बारे में सोचती रही। लेकिन वो भी उस रात उसकी ज़ात को तार-तार कर गया था। उसकी बातें, उसके दिल, उसके रवैया उसे भूलता नहीं था। किसी अन्नी की तरह उसके दिल में चुभा हुआ था, वो भूल नहीं सकती थी। वो अपनी ज़िंदगी के बारे में फ़ैसला तो तब करती ना, जब इसका दिल मज़बूत होता। वो अंदर से रिश्तों की खुदगर्ज़ियों में नहाई तलख़ियों से भरपूर लड़की थी। इसकी ज़िंदगी बस नाम की ज़िंदगी थी। मग़रिब की अज़ान हुई तो वो सारी पुरानी यादों से पीछा छुड़वाती उठ खड़ी हुई थी, क्योंकि जो होना था, वो होकर रहना था। वो इसे झुठला नहीं सकती थी। अब बस उसे कल कॉलेज में जाने से डर लग रहा था। रोशनाल की मार से उसके गुस्से सोचकर वो सहमी हुई थी, लेकिन फिर कुछ सोचती अपने धड़कते दिल को सँभालती नमाज़ के लिए उठी थी। नमाज़ पढ़ के कुछ तस्बीहात मुकम्मल करके उठी और नमाज़ अदा करके किचन में चली गई, जो उसकी रोज़ की रूटीन थी। रोशनाल या राजा किसी जैसे ढाबे पे चाय जाके पीते हैं। वो लैपटॉप बंद करते बैग में डाल रहा था घर जाने के लिए, जब फुरकान ज़िया ने डोर नॉक करके उसे पुकारा था। ओके, चलते हैं। ये कहकर उसने बैग पीछे उठाया था और उसके साथ निकला था। दोनों ढाबे में आगे पीछे जाते हुए गपशप लगाने लगे और साथ में चाय भी पीने लगे। भाभी तेरे साथ खुश तो है ना? वो इस पे निगाह डालता मशकूक सा बोला। हुँ। वो महज़ हूँ में सर हिलाता हुआ बोला। बेटा तेरे चेहरे से पता चल रहा है, वो तो खुश है, पर तू खुश नहीं है। वो इसके चेहरे के बिगड़े तासुरात नोट करता तंज़िया लहज़े में बोला था। यार वो मेरे साथ रहना नहीं चाहती। मैं इसके पास से भी गुज़रूँ तो वो उसके लहज़े में हकारत होती है। मैं इसकी तरफ देखूँ भी तो उसका बस नहीं चलता मेरी आँखें निकाल ले। मैं इसकी ज़ात को डिस्कस नहीं कर रहा तेरे साथ, लेकिन जिगर साफ बताऊँ, वो मुझसे किनारा कशी करना चाहती है। मैं इसे छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन वो मेरे साथ रहना नहीं चाहती। रोशनाल धीमा लहजा लिए बोला था। ये बात तुझसे खुद भाभी ने कही है? वो चाय की आखिरी चुस्की लिए बोला। इसकी आंखों ने बताई है। वो चाय के कप के साथ हल्के से उंगली बचाते अज़ियतनाक लहजे में बोला, जैसे अपना दर्द छुपाना चाह रहा हो। मेरे सामने तो तू रांझा बन जाता है। ज़रा ये बेकरारी भाभी को तो दिखा। वो इसको डांटता हंसकर बोला, यार मैं हूँ ही ऐसा। मुझसे मीठे लहजे में बेकरारी नहीं दिखाई जाती और ये मिठास मेरी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं है। वो बेबस सा बोला था। तुझे पता है, मेरी शादी को 11 साल हो गए हैं। छठे साल में एक दिन मैंने तेरी भाभी को गुस्से में थप्पड़ मारा था। उसके एक बजने के थप्पड़ में वो पूरा महीना मेके रही थी। मेरे सालों ने अलहदा से मुझे बेइज्जत किया था। ससुर ने तो इतनी इज्जत की कि आज तक भूल नहीं सकता। लेकिन फिर भी वो इस थप्पड़ को वो नहीं भूली। वो अभी तक इस थप्पड़ के बदले लेती है। वो इस तक थप्पड़ को भूल नहीं पा रही। हकीकत तो ये है कि इन औरतों को नरमी से पत्थर फूल लगता है। गुस्से से बाहर गया फूल भी पत्थर लगता है। वो भूल नहीं सकती। औरतें मीठे लहजों की महबूब होती हैं। इनको नरमी से चलाना पड़ता है। सख्ती से बात करो तो वो टूट जाती हैं। औरत अपने शौहर पर ही गुस्सा करती है। इसके सामने रोती है। अपना आप इससे मनवाती है। सच बात मैं तेरी भाभी से नहीं डरता, उसकी नाराज़गी से डरता हूँ। और औरत भी लड़ झगड़ कर अपना आप मनवाती है। उसे पता होता है कि इसका शौहर इसकी बात सुनेगा, समझेगा, क्योंकि इसे इस पर मान होता है। पर तू तो मेरी बात नहीं समझेगा। यार कसम से तेरी कहानी सुन के मुझे रोना आ गया। पर पहले फ़ोन उठा ले, फिर मुझे लेक्चर दे देना। अपने इस लेक्चर के चक्कर में यही भूल गया कि पिछले 5 मिनट से तेरा फ़ोन बज रहा है। रोशनाल को इसकी बातें दिल में चुभती हुई महसूस हुई थी, पर इसने मज़ाक में डाल दिया। कुछ देर में ही वो इसके साथ ही घर के लिए निकला था। वो आज नॉर्मल मूड में घर आया था। लैपटॉप कमरे में रखता वो बाहर लाउंज में आके बैठ गया था। किचन में उसे खाने की इश्तहा अंगेज़ खुशबुएँ आ रही थीं, लेकिन वो किचन में कहीं नहीं थी, हमेशा की तरह गायब थी। उसे पता था वो नमाज़े इशा पढ़ रही होगी।
इसलिए खामोश सा सोफे पर अपने बाजुओं को सर के पीछे देकर लेटने वाले अंदाज में बैठा और आंखें मूंद लीं। उसकी एक झलक देखने के लिए वो बाहर बैठा हुआ था, लेकिन वो थी निकलने का आने का नाम ही नहीं ले रही थी। कुछ सोचता वो उठा था और उसके कमरे में चला गया, जो नमाज पढ़कर फारूक हुई थी। उसको अंदर आता देखकर भवें चिढ़ गई थी। आपको नॉक करके आना चाहिए था। ऐसे किसी की इजाज़त के बिना अंदर नहीं आना चाहिए, वो नमाज को तय करते हुए बोली। उसका लहज़ा संजीदा था। ओह हेलो मोहतरमा, किसी का तो कह सकता हूँ कि नॉक करके आना चाहिए, लेकिन तुम मेरी बीवी हो। तुम मेरी ज़िंदगी में बिना दस्तक के घुस आई हो। मैं बड़ी मुश्किल से तुम्हें कबूल कर रहा हूँ। उसके लहज़े में शरारत थी। तो दे देना तलाक। ना करे कबूल। वो फट पड़ी थी। सुबह के वाक़ये को सोचकर वो पहले ही परेशान थी। अब इसकी इस बात पर वो बर्दाश्त नहीं कर पाई और बोल पड़ी थी। अपनी ज़ात की तस्लील पे आँखों से आँसू निकले थे। मज़ाक कर रहा हूँ यार, हर वक़्त ख़फ़ा-ख़फ़ा क्यों रहती हो? वो उसके रोए रहे गुलाबी चेहरे को देखकर मबहूत होकर रह गया और उसकी तरफ बढ़ा था। आपके लिए खाना बना दूँ? भूख लग रही होगी ना आपको? वो इसकी अपनी तरफ आता देखकर ये कहकर संजीदगी से बाहर निकल गई थी, जबकि रोशनान उसके ऐसे रवैये पर लब भेंच कर रह गया और दरवाजे की तरफ देखने पर लग पड़ा था जहाँ से वो गुजर के गई थी। वो फ्रेश होकर किचन में चला आया और आहिस्तगी से चलता टेबल पे बैठ गया। इसको देखने लगा, जिसका दुपट्टा तो हर वक़्त उसके चेहरे पर होता था। उसने 1 मिनट भी उसे मुड़कर नहीं देखा था। उसकी खामोशी उसे घुल रही थी। वो ऐसी खामोश तो पहले कभी नहीं हुई थी। वो सालन और चपाती उसके मुँह के आगे सामने आके रखती हट गई थी। ये नए स्टाइल का दुपट्टा कहाँ से सीखा है? ऐसे लगता है जैसे कॉलेज में शोहरों से पर्दा करवाने का तरीका बताते हैं। वो एक तरफ से ढके गालों को देखते हुए बोला था। इसकी खामोशी को तोड़ने की खातिर लतीफ़ सा तंज़ कर गया था। वो इसके तंज़ पर कुछ नहीं बोली थी। उसने गाल इसलिए छुपाया था कि वो उसके चेहरे पर थप्पड़ों के निशान न देख ले, क्योंकि मैम सना ने उसे जंगलियों की तरह मारा था। इनके नेल्स के निशान इसके गाल पर मौजूद थे। इधर आके खाना खाओ मेरे साथ। इसको बर्तन समेटता देखकर इसने उसे बुलवाया था। मैं खा चुकी हूँ, आप खा लें। वो झूठ तो बोल गई थी, क्योंकि उसे पता था, वो शख्स ज़बरदस्ती भी उसे अपने साथ बिठाकर खिलाएगा। इसके बाद वो खामोशी से खाना खाने लगा और उसने सॉसपैन में पानी रखा था, चाय बनाने के लिए। अच्छा बात सुनो, मुझे चाय मेरे कमरे में दे आना। मेरा काम पेंडिंग पड़ा हुआ है, वो करना है। वो ये कहकर चला गया, जबकि पीछे अशनान गहरी सांस लेती चाय की तरफ मुतवज्जो हुई थी। 10 मिनट में वो चाय लेकर दरवाज़ा नॉक किया तो उसकी इजाज़त पाकर वो अंदर आई, जो बहुत ही बिज़ी दिखाई दे रहा था। चाय रखकर जाने लगी, जब वो बोला था, आज तुम्हारे कॉलेज से फ़ोन आया था, कल बुलवाया है। कॉलेज में कोई मीटिंग वगैरह तो नहीं है? वो इस पर लैपटॉप से नज़रें उठाकर गंभीर भारी लहजे में बोला था। जी। वो हैरानगी से काँपता दिल लिए मुड़ी और उसे देखा। अशनाल वक़्त की भारी मगर गंभीर आवाज़ सुनकर उसका नन्हा-सा दिल खौफ से काँपा था। इसका सर जो पहले ही घूम रहा था, उसकी बात सुनकर वो अपना सर हाथों में थाम गई। इससे पहले वो गिरती, रोशनाल बख्त जल्दी से बेड से उठा। उसकी उड़ती रंगत देखकर उसने बाजुओं में थाम लिया। अशनाल, क्या हुआ? उसके चेहरे को थपकता उसे बेड पर बिठा गया। वो इसकी उड़ी रंगत, इसका खौफ से पीला पड़ता चेहरा देखकर बौखला गया था। इसको पानी पिलाया ताकि उसके चेहरे की रंगत बहाल हो। वो समझ नहीं पा रहा था, वो डर क्यों रही है। अब ठीक हो? इसकी थोड़ी-सी बेहतर हालत देखकर वो नरम लहजे में बोलने लगा था। प्लीज़ छोड़ें मुझे, मैंने सुना है। वो अजीब-सा हिजान लहजे लिए बोली थी। आज इधर ही सो जाओ, मैं सोफ़े पर सो जाऊँगा। वो इसके थके चेहरे पर निगाहें डालता हुआ बोला। नहीं, मैंने अपने कमरे में सोना है। वो कतराकर उसकी गिरफ्त से निकलने के लिए मचली थी। मैं क्या बकवास कर रहा हूँ? नरमी की ज़बान तो समझना तुम पे गुनाह है। लेट जाओ सुकून से। नहीं कह रहा कुछ तुम्हें। वो हाफ़िज़ हूँ तुम्हारा, लुटेरा नहीं। अपनी सर्द आँखें इस पर जमाए इतनी सख्ती से बोला कि अशनान काँप कर रह गई। चलो सो जाओ। उसको काँपता देखकर अब की बार वो नरमी से बोला और बेड पे लिटा था इस पर कम्फ़र्ट ओढ़ाकर खुद सोफ़े पर बैठ गया था। जबकि अशनान उसके पल-पल बदलते लहजे को देखकर अंदर से बहुत खौफज़दा थी। वो लैंप की लाइट को ऑन करता और कमरे की लाइट को ऑफ करता, लैपटॉप संभालता सोफे पर लेट गया था। अशनाल परेशानी से इसको देखती रही थी, जिसने अपनी आंखें मूंदी हुई थी, जबकि उसे पता था कि उसकी सारी रात
बेचैन गुज़रनी है, वो गलत नहीं थी। इर्द-गिर्द माहौल में बसने वाले लोग गलत थे। वो परेशान थी। वो शख्स इसके सामने तो था, लेकिन इसके पास नहीं था। उसे उस शख्स की ज़रूरत थी, लेकिन वो अब से अपनी इज़्ज़त-ए-नफ़्स को कायम रखने वाली लड़की थी। वो कभी उसे ये नहीं कह सकती थी, आओ, मेरी ख़िज़ां ज़िंदगी में ख़िज़ां के फूल खिलाओ। हालाँकि उसे पता था कि इस शख्स की आँखों में उसे मोहब्बत नज़र आती थी। बड़ी बेईमान सी है ये ज़िंदगी, इसे बिन बन के कोई पनाह मिले। कोई चाँद रख मेरी शाम पर, मेरी शब को महका कर गुलाब कर। कोई बदगुमां सा वक़्त है, कोई बदगुमां सी धूप है, किसी सायादार से लब से, मेरे जलते दिल का हिजाब कर। पूरे दिन से सोच-सोच कर इसका दिल घबराया जा रहा था। इसका दिल बंद होने लगा था। इसने दुपट्टा उतार कर साइड पर रख दिया, फिर भी जलते दिल को सुकून नहीं आ रहा था। उसे बस यही खौफ खाया जा रहा था कि जब रोशनाल को पता चलेगा, वो तो इसे जान से मार डालेगा। वो इस तराबी कैफ़ियत में उठ बैठी थी, लेकिन सुकून नहीं मिला, तो फिर लेट गई थी। वो बेचैन थी, लेकिन उसे सुकून नहीं मिल रहा था। वो बार-बार उठकर बैठती और बार-बार लेटती। रोशनाल की आँख खुली तो उसे यूँ बेचैन देखकर वो बेसुकून हो गया था। वो मुसलसल 1 घंटे से लेटती और बैठती। रोशनाल तब से देख रहा था, अब वो लेटी हुई थी। उसे समझ नहीं आ रही थी कि इसकी बेचैनी की वजह क्या है। इसने जो बाजू आँखों पे रखे हुए थे, वो सीने पर बाँध लिए और उसे देखने लग गया। अशनाज़ जो अपनी सोचों से निकली इसकी तरफ देखा, तो धक से रह गई। वो भी उसी की तरफ ही देख रहा था। एक लम्हे में दोनों की नज़रें चार हुई थीं। अशनाज़ की नज़र लम्हे भर को इसकी नज़रों से मिली थी। कर्ब, नारसाई, दुःख, परेशानी, बेबसी, क्या कुछ नहीं था उसकी उस एक नज़र में। वो इसे शुरू से ही जानता था। इसकी निगाहों की निगाहों से तकाज़ों से ख़ाइफ़ होती, वो फिर अपनी नज़रों को बदल गई थी और इसकी डार्क ब्राउन आँखों में मायने ख़ाई सी चमक थी। एकदम ही जैसे अपने और इसके बीच के रिश्ते का एहसास जागा था। वो और मुस्तरब होती निगाहें फेर गई थी। ख़ामोशी का गहरा एहसास इन दोनों के बीच थरथराने लगा। इसकी निगाहों को देखकर इसका दिल खदशात की ज़द में आकर धक-धक करने लगा। वो उसको मुसलसल करवटें बदलता देख रहा था, जो बहुत ही बेचैन लग रही थी, जैसे इसको कोई गम रहा हो और वो बता ना पा रही हो। वो उसकी तरफ देखता, करवट बदल गई। रोशनाल की तरफ उसकी अब पुश्त थी। वो इसको बेचैन देखते उठा और मियाना रवि से चलता उसके पास आके बेड पर बैठ गया। आओ, तहज्जुद अदा कर लें। इसके सर पर उँगलियाँ चलाते हुए मध्यम सी आवाज़ में बोला था। इसकी उँगलियाँ अपने बालों में फेरते देखकर पहले तो वो डरी और इसका दिल किया कि झटक दे, लेकिन उनके उसके अगले अल्फाज़ उसकी रूह में चाशनी उतार गए। जी, मैं वज़ू कर रहा हूँ। ये कहकर वो आहिस्तगी से इसके बालों से इसके हाथ को हटाती उठ खड़ी हुई थी। वो वज़ू करने चली गई थी। वो पीछे बैठा इसकी बेचैनी की वजह सोचने लगा था। बेशक वो इसे जितनी भी बदतमीज़ी करती पर अब वो इसे अपनी जान से भी प्यारी हो गई थी। पर वो ये समझ नहीं पा रहा था कि इसके साथ मसला क्या है। थोड़ी देर बाद वो वज़ू करके दुपट्टा सेट करती वापस आई थी। इसके बाद वो वज़ू करने चला गया था। 10 मिनट बाद आया। वो इसके इंतज़ार में बेड पर घबराई हुई बैठी हुई थी। मैं जायनमाज़ लेकर आता हूँ तुम्हारे रूम से। वो वापस आया तो उसको फिर साक़ित सा बैठा देखकर नरमी से बोला और उसके कमरे से जायनमाज़ लेकर आया। सर पर व्हाइट कलर का रुमाल बाँधा था। जब अशनाज़ की नज़र इस पर पड़ी, इतनी परेशानी में भी अपने हमसफ़र की दाढ़ी में जज़्ब होते पानी का मंज़र उसे कोई ऊँचाई से नज़र आता खूबसूरत झरना लगा था। वो मबहूत सी होकर तकने लगी थी और कॉलेज में होने वाली सोचकर परेशान होने लगी थी। मेरे साथ बिछाओ, वो उसके पीले पड़ते चेहरे को देखकर कहने लगा। वो पीछे बिछाने लगी जब उसने उसे टोका। जी, वो उसके साथ बिछा गई थी। दोनों तवज्जो से पढ़ने लगे। वो इसकी तकलीद करती नमाज़ पढ़ रही थी। अपने हमसफ़र के साथ इबादत करने का अपना ही लुत्फ़ था। तहज्जुद पढ़कर दोनों ने हाथ उठाए, वो भी दिल में दुआ माँगने लगा। अशनाज़ भी दिल में दुआ माँग रही थी। ऐ अल्लाह! मैं बेबस हूँ, मेरी मदद फ़रमा। ऐ अल्लाह! मैं टूट गई हूँ, मेरी मदद फ़रमा। ऐ अल्लाह! मैं तेरे फ़ैसलों पर राज़ी हूँ, लेकिन मेरी ज़िंदगी की मुश्किलें दूर फ़रमा। ऐ अल्लाह! मैं तुझसे नाउम्मीद नहीं हूँ, पर तेरे बंदों ने मुझे नाउम्मीद कर दिया है। मैं इतनी परेशान, दिल कर रहा है कि खुद के साथ कुछ कर लूँ।
छोटी सी उम्र में ज़िंदगी की उलझनों ने मुझे थका दिया है। या अल्लाह बेशक खुशियाँ दे के मैं मगरूर होकर तुझे भूल जाऊँ। बस मुझे अपनी रहमतें दे दे, जिनका मैं शुक्र करते-करते ना थकूँ। उसने अल्लाह से शिकवा नहीं किया, बस परेशानी से अपने रब के साथ दुपट्टा सर पर रखकर चेहरा हाथों में छुपाए रोई थी। अपना गम अल्लाह के सामने हल्का किया था। हम शायद भूल जाएँ, मगर वो रब हमारे सब्र के लम्हात, वो रोती हुई आँखें, कँपकँपाते हुए होंठ, वो सजदों में झुकने वाला सर और वो तड़प में रहने वाला दिल कुछ भी नहीं भूलता। रजूए इलाही, अल्लाह के बगैर चारा ही नहीं। जो जितनी देर से लूटेगा, पछतावे की गठरी उतनी ही भारी होएगी और इस गठरी की गिरह खोलने के लिए इतने ही आंसू दरकार होंगे। तुम्हारे दुःख की हर एक दास्तान सफ़ाए तकदीर पर दर्ज है, जो ना तो तुम्हारे रब से छुपी हुई है और ना तुम्हारे गमों से बेखबर है। तुम अपने हँसने की मेहनत जारी रखो, अजर तो अल्लाह पाक ने देना है। उधर रोशनार की आँखों से आंसू तो ना आए, पर वो अपना दिल रखे बोझ को हल्का करके हटा, तो उसको देखकर वो जैसे ही देखा चाय नमाज़ पे चेहरा दुपट्टे में लपटे, हाथों में दुआ के अंदाज में फैलाए, हाथों में रखा था। वो चंद लम्हे उसे सिसकते वजूद को देखता रहा और फिर से उससे हाथ बढ़ाकर अपने हिसार में ले लिया। कोई परेशानी है, तो हम सबर समझकर ना सही, अपना सुपरमैन समझकर बता दो। अपने दिल का बोझ हल्का कर लो। आज की रात पुराने वाली यीशु बनकर कोई ज़िद कर लो। मैं सुपरमैन बनकर पूरी कर दूँगा। आज बस ये समझ लो कि तुम्हारा दोस्त हूँ, गमगुसार हूँ। वो उसके चेहरे को हाथ में थामता उसकी आँखों को अपने लम्स से मुअत्तर करता बोला। उसे पता था कि वो बहुत उलझन का शिकार है। वो जब से आया था इसकी परेशानी, घबराहट को नोट कर रहा था। वो बहुत गायब दिमाग लग रही थी। वो पहले इसके हिसार से झिझकी थी, पर फिर ये सोचकर पुरसकून हो गई थी कि पाक जगह थी, पाक रिश्ता था, पाक वक़्त था और ऊपर से ये उसकी पाकीज़ा बातें। और कोई वक़्त होता तो वो उसके पास भटकती भी ना। लेकिन अब इसका चेहरा थोड़ा-सा इत्मीनान भरा, वो फिर से उसके सीने से सर टकरा गई थी। पता है अल्लाह ने महरम रिश्तों में बहुत ताकत रखी है। मैं तुम्हारा महरम हूँ, तुम्हारा मुहाफ़िज़ हूँ। माना कि गलतफ़हमी में तुम्हारा बहुत नुकसान किया, तुम्हारे रूह पे भी दाग लगाए हैं। वो नरमी से कहता इसके सर पर हाथ फेरते इसको उसको पुरसकून कर रहा था। लेकिन इसकी बातें सुनकर वो फिर से बेसुकून हुई थी। वो फिर से कॉलेज में होने वाले वाक़ये को याद करके बेसुकून हुई थी। इसके हिसार में लाया गया सुकून इसे फिर से बेसुकून कर गया था। वो इसके हिसार से खुद को छुड़ाती पीछे हट गई थी। सजदों में गिरने से पहले इन लोगों को गले लगाएं जो आपकी वजह से अज़ियत में मुब्तला है। दिल आज़ारियाँ माफ़ नहीं होती। वो उठकर उनके पीछे आया जो ऐसे ही बेड पर बैठी थी। वो नरमी से कदम उठाता उसके पास आया और फिर से उसे अपने साथ लगा लिया था। अब बताओ क्या मसला है? वो अपनी गिरफ्त सख्त करता हुआ बोला ताकि वो फिर से उसके हिसार से निकल ना सके। कुछ नहीं, वो घबरा कर बोली थी। फिर इतनी बेचैन क्यों हो? वो गंभीर लहजे में बोला। नहीं, नहीं तो मैं बेचैन तो नहीं हूँ। वो इसके हिसार से और ज़्यादा घबराई थी। पर मुझे तो लग रही हो। इसकी आवाज़ सुनकर भारी लहजे में बोला। तो थक गई हूँ। वो बोझल लहजा लिए बोली। किससे? ज़िंदगी से, इस दुनिया से, खोखले रिश्ते से, इन लोगों से, सबसे बढ़कर खुद से। अपने इन सगे रिश्तों से जिन्होंने मुझे वहाँ आज़माया जहाँ मुझे उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। सबने मुझे, मेरी उम्मीद और मेरे मान को तोड़ा, जैसे मैं कोई बेजान शै हूँ। इन सब में आप भी थे। आपने मेरी उम्मीद और मान को तोड़ा है। पता है ये सब मुझे कितना तकलीफ़देह लगता है, जैसे ज़िंदगी को मौत आ गई हो, फिर भी साँसें चल रही हैं। मैं अपनी ज़िंदगी से ही थक गई हूँ। वो उसकी आगोश में पुरसुकून नहीं थी। अगर मैं इस थकन को समेट लूँ तो वो इसको इस तरह नहीं देख सकता था। नहीं, नहीं, वो और वर्षा होती पीछे हटी थी और भागकर कमरे से निकल गई थी, जबकि पीछे बैठे रोशनाल ने गुस्से से बेड पर मुक्का मारा था। यार ये फ़ाइल जमा करवा देना, मैंने आज 10 बजे निकलना है। वो रात को बनाई गई असाइनमेंट की प्रेज़ेंटेशन फुरकान ज़िया के हवाले करता हुआ बोला था। क्यों? खैर तो है? आज बड़ा चमक-धमक रहा है और उसकी जाज़िब शख्सियत को देखता हुआ हँसता हुआ बोला। हाँ यार, आज नाल की कॉलेज में मीटिंग है, वो अटेंड करनी है। इसको जवाब देते हुए वो बोला था। वो सारी रात उसे देखता रहा। वो ऐसे की ऐसे ही बेचैन थी। उसे सुकून नहीं मिल रहा था। उसके चेहरे पर कुछ निशानात देखकर वह चौंका था। ओके, कोई बात नहीं।
बस टेंशन ना ले और ना इस बेचारी को दे। आराम से आ और जा। कई लॉन्ग ड्राइव पर भी चले जाना भाभी को लेकर। फुरकान ने मायने खींचे से कहा। वो फाइल लेता चला गया, जबकि वो भी अशनार के कॉलेज की तरफ निकला था। 9:30 तो उधर ही हो गए थे। हसनार की आँख खुली तो 9 बज रहे थे। वो जल्दी से उठा। उसने 10 बजे निकलना था। रात वाली थकन गायब थी। अब उसके लहजे में एक नया अज़्म था। वो उठा था जब उसकी नज़र मन्नाल पर पड़ी थी। वो जो बेड ग्राउंड से टेक कर बैठी-बैठी सोई हुई थी। मन्नाल, उसने बाजू से पकड़कर हल्का सा झंझोड़ा था। सीधी होकर सो जाओ। उसकी सारी रात की बेआरामी का सोचकर उसे उठाया था। वो इसके झंझोड़ने से हल्की सी आंखें खोलते उसे देखते फिर से सीधी होकर अपने ऊपर कंफर्ट ओढ़ गई थी, जबकि वो अपने बालों में हाथ पैर था उठा था और फ्रेश होने चल दिया था। थोड़ी बाद जब फ्रेश होकर आया तो ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा होकर बालों में कंघी की और लैपटॉप उठाने लगा। अब कहाँ जा रहे हो? वो इसकी खटपट करती आवाज़ों से उठ बैठी और सवाल किया था। काम पे। वो नरमी से जवाब देकर निकलने लगा। आज मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। 5 दिन बाद घर आए हो और 5 घंटे सोकर फिर से निकल चले। वो उठकर उसके सामने आई और अपने उसे बाजुओं से पकड़कर जाने से रोका। यार आज कसम से काम पेंडिंग पड़ा हुआ है। बस आज जाने दे। कल रात को घर ही आना है। क्या? कल रात को? अब तो तुम बिल्कुल भी नहीं निकल सकते। आज दुनिया इधर की उधर हो जाए। आज मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। वो ये कहते दरवाजे से लगकर खड़ी हो गई और हाथ फैला लिए। हसनाल जो परेशान हो गया था कि वो इसको किसी भी तरह से जाने नहीं दे रही। उसके हौलिये पर नजर पड़ी तो इसके चेहरे पर मुस्कुराहट आई, जो फिरोजी कलर के सूट में बगैर दुपट्टा बगैर चप्पल के खड़ी थी। बाल आगे पीछे बिखरे हुए थे और इसके बिखरे होने से इसके फिगर्स आया हो रहे थे। कसम से मैं इस हला को बहुत क्यूट लग रही हो। आपके इस हुस्न से मुकम्मल तौर पर बहक जाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मुझे दुनिया भूल जाए, बस आप याद रहें। वो यह उसके पास आता कहता उसके सर के पास हाथ रखकर गंभीर लहजे में बोला था कि क्या कर रहे हो? जाओ, तुम्हें देर हो रही है ना? वो इसके चेहरे को अपने बहुत करीब देखते हुए घबरा कर बोली थी। ना ना, ऐसे कैसे? आपने खुद तो रोका है मुझे। वो नाक उसकी नाक से मस करता उस एक ही सेकंड में इसके होश उड़ा गया था। इसका दिल धक धक करने लगा। वो पछताई थी उसे रोककर। वही बिगड़ा शख्स जब अपनी मनमानी पे आता तो सब कुछ भूल जाता था। अभी तो मैं सिर्फ करीब आया हूँ, आप ऐसे ही लाल हो रही हैं। हाय, जब मैं आपको टच करूँगा फिर क्या आलम होगा? वो उसके खून छलकाते चेहरे को देखकर मैंने से बोला था। हटो, बदतमीज ठरकी इंसान। हर बात पर ठड़क झाड़ना तो ज़रूरी समझते हो। मैं तो इसलिए कह रही थी कि रात को तुम बहुत थके हुए लग रहे थे। रात को तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही थी। वो इसको धक्का मारती दूर हटी थी। रात गई, बात गई। याद रखिएगा, मेरे 2 चेहरे हैं, जो पल-पल बदलते रहते हैं। वो कहते दुपट्टा उठाकर इस पर डाला था। टाइम होता तो चप्पल भी पहना देता, पर अभी जा रहा हूँ। इतना ठरकी नहीं हूँ, जितना नज़र आता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। इसके माथे पर अकीदत भरा लम्स छोड़ता, बैग अपने काँधों पर डालता, इसको साकत छोड़ता निकल गया था, जबकि वो धक-धक करता दिल और लाल चेहरा लिए बेड पर बैठी थी। वो नहीं जानती थी कि वो एक माहिर कबाड़िया है, जो पुरानी चीज़ों के बदले में नए दिल को धड़काना जानता है। वो चला गया था, लेकिन उस शख्स की खुशबू अभी भी इर्द-गिर्द महसूस हो रही थी। मुलाज़िमा इसे ऑफ़िस में बिठाकर चली गई थी। वो पीछे बैठा वेट कर रहा था। जब उधेड़ उम्र प्रिंसिपल सर नाज़िम को अंदर आते हुए देखा। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम। उन्होंने आते ही कहा था। वालेकुम सलाम सर। वो चेयर से उठता, मुसाफ़ा करता कुर्सी पर दोबारा से बैठ गया था। बैठिए। वो हाथ के इशारे से उससे कहते खुद भी सीट पर बैठे थे। चाय या कोल्ड ड्रिंक? उन्होंने गेस्ट के हवाले से पूछा था। नो सर, नो नीड, थैंक यू। किस सिलसिले में बुलाया था आपने? वो सहूलत से इनकार करता काम की बात पर आया था। बात दरअसल ये है नौजवान कि दरअसल हमारे कॉलेज की रेपो बहुत अच्छी है। एक नाम है। माँ-बाप बच्चियों पे ट्रस्ट करके यहाँ भेजते हैं। जो भी एडमिशन करवाता है वो कॉलेज का नाम देखता है, इसका स्टैंडर्ड देखता है। लेकिन मैं आपसे जो कहना चाह रहा था मुझे लगता है आपकी बहन को डिसमिस कर देना चाहिए। इसने जो हरकत की है, इससे कॉलेज की और बच्चियों को भी शय मिलेगी। वो भी उसकी इस तरह गलत राह पे चलेंगी। देखिए मोहतरम, कभी-कभी घर से अदम तवज्जो की वो वजह से भी गलत राह पे चल पड़ती हैं। घर में इनको प्यार की कमी दी जाती है और इनके साथ रवैये मार-धाड़ वाले रखे जाते हैं। 18 साल हो गए हैं मैंने इस टीचिंग करियर में कदम रखा हुआ है। यहाँ मैं लोगों के चेहरे 1 मिनट में पहचान लेता हूँ कि बच्चे की तरबियत कैसी है।
बच्ची का ख़ानदान, हस्ब-नस्ब कौन-सा है, उसके घर का माहौल कैसा है। लेकिन आपकी शानदार शख्सियत को देखकर लग रहा है कि ऐसा कुछ नहीं है। बस बच्चों पर ध्यान रखना चाहिए। वो लंबी-चौड़ी बात की तमहीद बाँधते हुए बोले थे। सॉरी सर, लेकिन आपकी बात की समझ नहीं आई। आपका ये सब कहने का मतलब क्या है? कुछ बातें मुझे क्लियर करेंगे? वो नासमझी से बोला था। उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी। ये पढ़ लें, आपको खुद ही समझ आ जाएगी। वो धीमी आवाज़ में कहते सफ़ा पकड़ा गए थे। इस पेज पे लिखी गई तहरीर पढ़ी तो उसका दिमाग घूम गया। नहायत ही घटिया, थर्ड क्लास मोहब्बत का इज़हार लड़की ने किया हुआ था। लेकिन टेढ़े-मेढ़े ज़ाविये, हैंडराइटिंग के ज़ाविये वाली राइटिंग बिल्कुल भी अशनार की मालूम नहीं हो रही थी। यकीनन आपने पढ़ लिया होगा। अब आप खुद सोच लें ये कॉलेज में रखने के लायक है। जब हमारी मैम ने पूछगछ की तो ऊपर से उन्होंने बदतमीज़ी भी की है। सर नाज़िम इसके चेहरे के सख्त तासुरात नोट करते हुए बोले थे। आप अशनार और उनकी मैम को बुलवा देंगे प्लीज़? अशनार ने जिनसे बदतमीज़ी की है। ओके। अस्बात में सर हिलाते वो बाहर चले गए और फिर थोड़ी देर बाद आए थे। थोड़ी देर गुज़री जब मैम और इनके पीछे अशनार अंदर आई थी। अशनार की नज़र जब रोशनार पर पड़ी तो इसके चेहरे की रंगत उड़ी थी और उसके हाथ काँपे थे। अशनार आगे आओ, मैम ने सख्ती से कहा था और इनकी बात सुनकर वो सहमति आगे आई थी। रोशनार ने जब उसे ऐसा देखा था तो उसका हलक तक कड़वा हो गया था। एक पेज दें, उसने सर नाज़िम से कहा था। सर नाज़िम ने कागज़ रोशनार की तरफ बढ़ा दिया। इधर आओ, इस पेज पर यही तहरीर लिखो। उसने अशनार को पुकारा था और अपनी पॉकेट से पेंसिल निकालकर उसे थमाई थी। जी। वो टेबल के पास आई और इसके हाथ से पेंसिल लेकर लिखकर इसके हाथ में पेज थमाकर पीछे हट गई थी। अब आप बताएं इस राइटिंग और इस राइटिंग में कितना फ़र्क है? वो सर नाज़िम के हाथ में पेज पकड़ाते हुए बोले। अब अपने 18 साल करियर में लोगों के चेहरा पहचानना तो सीख गए, लेकिन एक राइटिंग नहीं पहचान पाए। मुझे बहुत अफ़सोस हुआ सर। लेकिन कहना सिर्फ ये चाहूँगा, हकीकत देखने से पहले ज़रूर जान लिया करें। हर तस्वीर के 2 रुख होते हैं। लिहाजा एक रुख को देखकर उल्टे-सीधे अंदाज़े मत लगाया करें सर। वो इनको शॉक में देखकर बोला था। आप इन मैम को किसी पुलिस कांस्टेबल में जॉब लगवा दें। वहाँ ये अपनी ड्यूटी सरअंजाम दें। जराइम में अटी ख़वातीन को मारकर, मेरी बीवी को नहीं। और आपने कहा था कि ये कॉलेज में पढ़ने के लायक नहीं है। इतनी नाइंसाफ़ी देखकर मेरा ये मानना है कि ये इदारा ही मेरी बीवी के लायक नहीं। आप डिसमिस करें ना करें, मैं खुद डिसमिस करवाऊँगा। मैं चाहूँ तो 1 सेकंड में ये कॉलेज सील करवा दूँ, लेकिन नहीं। अशनार, बैग लेकर आओ। उसने अब अशनार की तरफ देखकर कहा था। वो अटल लहजे में उठ खड़ा हुआ, जबकि सर और मैम बोलने के लायक ही नहीं रहे। वो तो इसे इनकी बहन समझ रहे थे, लेकिन शिद्दत पसंद शख्स को वो देखकर वो सही मानों में घबराए हुए थे। सॉरी सर, आप बैठें। हम आपसे माज़रत करते हैं, साथ में इस बच्ची से भी। वो इसकी शानदार शख्सियत से मुतासिर होते घबराकर बोले, जो सियाह लिबास में गज़ब की शख्सियत का मालिक लग रहा था। आपका ये एक लफ्ज़ इसकी सारी रात की ज़हनी तकालीफ का अज़ाला नहीं कर सकती। आपने मेरी बीवी को इतना मेंटली टॉर्चर किया है कि वो बेकसूर होकर भी सारी रात सो न पाई। वो अब की बार सारे लिहाज़ भूल गया था। अशनार बाहर जाने लगी जब उस शख्स के लफ्ज़ों ने उसे नई ज़िंदगी की नवीद सुनाई थी। इस बार कुछ अनमोल आंसू उसके चेहरे को भिगो गए थे। इस बार उसकी आँखों में आंसू खुशी के थे। ये आंसू अपनी-अपनी साथ के मोतबर होने के थे और उसे लगा था कि भारी सिर का बोझ इस पर से हट गया था। वो शख्स जिसको तपती धूप में एक घना दरख्त लगा था, जिसकी छाँव से उसके सारे जिस्म में राहत पहुँची थी। एक सफ़र की वजह से वो उसकी ज़ात को अंधेरे में धकेल गया था और एक ही सफ़र की वजह से इसे ही ज़ात को फ़र्श से अर्श पर बिठा गया था। वो सोचती रह गई थी, तो क्या उसे सारी रात बेचैन होते देखता रहा था? क्या वो उसकी परेशानी को भाँप गया था? मैम से ना माज़रत करें इनसे। आपकी गलतफ़हमी की वजह से बच्ची टॉर्चर रही है। आप पहले अच्छी तरह से तस्दीक तो कर लेती, तो शायद इतना बड़ा वावेला ना बनता। ये मोहतरम अपना कीमती वक़्त निकाल कर यहाँ आए हैं। पर सर वो पेज तो अशनार के बैग से ही निकला है। फिर मैं क्यों माफ़ी माँगूँ? मैम सना सर नाज़िम और अशनार की तरफ देखती हुई बोली थी। जो मैं कह रहा हूँ वो करें। अब सफाइयाँ देने का कोई मकसद? आप फिर भी खुद को डिफेंड कर रही हैं। पर सर आप माफ़ी माँग रही हैं या फिर मुझे आपको कॉलेज से डिसमिस करना पड़ेगा। वो अब की बार सख्ती से बोले थे। सॉरी सर, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं बहुत-बहुत माज़रत करती हूँ। अगर आप कहते हैं तो मैं अशनार से भी सॉरी कर लेती हूँ। मुझे ये बात ऑफ़िस में करने से पहले सोचनी चाहिए थी। इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए थी। मैं फिर से माज़रत करती हूँ।
मैम सना सर नाज़िम के सख्त तासुरात से डरती माज़रत कर गई थी। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है मोहतरमा। मैं औरतों की बहुत इज़्ज़त करता हूँ। बस मुझे गुस्सा था, क्योंकि मेरी बीवी का किरदार गिरा हुआ नहीं हो सकता। ये यकीनन पहली आखिरी बार है कि मैं इस घटिया इल्ज़ाम की वज़ह से कॉलेज आया हूँ। आइंदा ज़रा एहतियात कीजिएगा। ओके। मैम सना, अब आप जा सकती हैं, सर नाज़िम ने कहा था। रोशनाल साहब बैठिए। मैम सना चली गई थी जब वो इसको खड़ा देखकर बोले थे। आप आज बच्ची को ले जाएँ, जब तक वो खुद कॉलेज ना आना चाहे, बेशक इन्हें फ़ोर्स ना करें। मुझे भी लगता है इनको कुछ दिन सुकून से रहना चाहिए। वो आराम से कहते से पुरसुकून कर चुके थे। अशनाल बैग लेकर आई तो इस शख्स की चुभती निगाहें देखकर मज़ीद खौफ़ज़दा हो गई थी। उसे पता था वो क्यों घूर रहा था। वो समझ गई थी कि वो इसके इतने फ़ोर्स करने पर भी बता ना पाई थी। लेकिन वो इसके होने वाले शदीद रिएक्शन से अनजान थी। इसकी आँखों के तासुर बता रहे थे कि इस सितमगर को इस पर बहुत गुस्सा है।